मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी बहुत बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और भर पेट घास खाती। जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेरकर उसका हाल चाल पूछता तो वह बकरी कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में खूंटे में बांध कर रखते हैं। वे स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटे को डांट डपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के को एकदम से घर से निकाल दिया। उसके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला। वो अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों को घर लौटने का राह देखते रहा। दर्जी के तीनों पुत्रों को घर से दूर कर दिया। दर्जी के तीनों पुत्रों को अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से बहुत खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का एक साज सामान बनाने वाले के घर नौकरी करने लगा। दूसरी उसी नगर में एक पंचक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकानदार के यहाँ काम करने लगा। दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात पर मान गए। बड़े भाई को उनके मालिक ने एक छोटी सी मेज देकर कहा, बेटा, इस मेज से जिस तरह से भोजन मांगोगे वह तुम्हें इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई का चक्की वाले ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। ज्यों ही तुम इससे कहोगे कि सोने चांदी की मोहरे दो, त्यों ही ये अपने मुंह से मोहरे उगलने लगेगा। जब तक तुम बस नहीं कहोगे तब तक यह मोहरे उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल दिए। वे शाम के समय एक गांव में पहुंचते हैं। वे रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरते हैं। सराय वाला बहुत दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दे दी और बातों बातों में उनके उपहार के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गधे का गुणों का पता चला तो उसने उन्हें हथियाने की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोकर खराटे भर रहे थे तब उस दुष्ट सराय का मालिक ने मेज के बदले हूबहू वैसे ही मेज रख दी और गधा भी उसी शकल का खूंटे में बांध दिया। सुबह वे दोनों भाई इन नकली चीजों को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचने पर उसका पिता बहुत खुश हुआ। उसने गधे और मेज की करामाती सुनी तो और भी प्रसन्न हो गया। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन करना चाहा तो वे हैरान हो गए। उनका बाप यह देखकर बहुत नाराज हो गया। वह समझ गया कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उनकी शंका दूर नहीं हुई। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई को आबीती लिखकर भेजी और उसे सराय के मालिक से सतर्क रहने को कहा और साथ साथ उसने ये भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उससे चुराई हुई चीजें भी प्राप्त करने की कोशिश जरूर करे। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी स्वामी से घर लौटने की स्वीकृति ले ली। तो उसे भी उपहार में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, यह थैला ले लो। इसका गुण यह है कि जब भी कभी तुमको सहायता की जरूरत पड़े तो इसे यूं कहना, रस्सी जकड़ो और डंडा मारो। तुम्हारे कहते ही इसमें से एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी। इसमें से एक डंडा निकल आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट मार मार कर उसकी सारी बातें कबुला लेगा। इसके बाद छोटा दर्जी पुत्र भी अपने घर की ओर चल दिया। वह रात को उसी सराय में रुका। जब वह सोने लगा तो उस थैले को अपनी तकिए के नीचे यूं ही रख लिया, जिससे सराय वाले को शंका हुई कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ज्यों ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला त्यों ही वो बोला, रस्सी इसे जकड़ लो और डंडे तुम इसे मारो। कहने की देर ही थी कि थैले में से सचमुच में ही एक रस्सी निकली जिसे सराय वालों को जकड़ लिया और साथ ही एक डंडा भी उछलकर उसकी खोपड़ी पर पटाखा करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा, भाई भाई मुझे माफ करो, हाय मरा मरा जा रहा हूँ,
कृपया मुझे माफ कर दो। जब उस डंडे ने सराय वाली की खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीजें तभी थैले में लौट जाएंगी जब तुम मेरे भाइयों से हथियाया हुआ माल लौटाने का वादा करो। लहुआ लुहान सराय वाले ने उससे वादा किया तो उसने इन दोनों चीजों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वह घर लौट गया। जब वह घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्रों की सफलता पर बहुत खुश हुआ। वह धूर्त बकरी इन सबको देखकर रात में ही भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामाती चीजों के कारण बड़े ही सुख से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नाई था। नाई ने आज अपना उस तरह चर्म के टुकड़े पर कुछ अधिक ही तेज कर दिया। उसके मन में सैकड़ों विचार दौड़ रहे थे। उसके पास राज के राजा दाढ़ी बनवाने बैठे हुए थे और उनकी नजर दीवार पर सामने लिखी हुई कविता पर पड़ी। अचानक राजा ने उस कविता को ऊंचे स्वर में पढ़ लिया। घिसती रही, पानी जो बात तुमने करनी, वह मैंने है जानी। नाई राजा की दाढ़ी में पानी लगा रहा था। कविता सुनकर उसने सोचा कि उसकी उंगलियां उस तरह तेज करती रही, पलट पलट कर तेज धार करती रही। दाढ़ी पर पानी उंगलियों से लगा रहा था। अब तो राजा को पता चल गया कि उसके मन में क्या है। राजा ने अचानक फिर कहा, ओ नाई, दाढ़ी ठीक से करना। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं तो सीधा साधा नाई हूँ। नाई ने राजा के कथन पर और भी संदेह किया था। राजा का माथा ठनका। नाई की उंगलियां पानी लगाते लगाते कुछ कांप रही थी। अवश्य कुछ बात है। राजा ने थोड़ा रौब से कहा, ओ भले मानुस, सच सच का, वरना याद रखना। नाई की बोलती बंद हो गई। उसने राजा के पांव में बार बार हाथ लगाया और डर से कांपते हुए बोला, देवता जी, आपको प्रणाम, मुझे तो वजीर और रानी ने तैयार किया था। राजा ने सोचा कि दाल में जरूर कुछ काला है। राजा ने और अकड़ कर बोला, तुझे क्षमा है, सच सच बताना, वरना तेरे साथ तेरा परिवार भी कोल्हू में पिस जाएगा। महाराज, वजीर और रानी ने षड्यंत्र किया था कि राजा को मारकर वजीर राजा और आपकी रानी वजीर की रानी बन जानी थी। दाढ़ी करने के दौरान मेरे उस तरह सीधे गला काट देना था। दाढ़ी करने के दौरान मेरे उस तरह ने सीधे गला काटना था, किंतु महाराज, मैं निर्दोष हूँ, बस मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। हाथ जोड़ जोड़ कर वह कांपते कांपते नाई बोलने लगा, अच्छा, चींटियों को भी पंख लग गए हैं। राजा को झटका तो बहुत बड़ा लगा था और उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने नाई को पुनः कठोर स्वर में कहा, अच्छा, अब तू ये बता, वजीर और रानी की बातों में क्यों आया है और अकस्मात कांप भी गया, जबकि आज तुमने अपनी उस तरह बहुत तेज धार किया था। राजा जी, मुझे माफ कीजिए। हीरे जवाहरात सोना चांदी के लालच में आकर उसके षड्यंत्र में मैं भी आ गया हूँ, पर मैंने तो कभी चींटी भी नहीं मारी है। आदमी को कैसे मारना है मुझे डर लग रहा था, तभी तो उंगलियां कांप रही थी। नाई और कौवा तो सबसे चालाक होते हैं, किंतु चोर का मन तो उतावला है। राजा ने एक बार फिर मन में दीवार पर लिखी कविता पढ़ी। उसने सोचा कि इस सीधे साधे शब्दों ने उसकी जान बचा ली है। राजा ने ताली बजाई। 2 सिपाही और सेनापति हाजिर हो गए। राजा ने आदेश दिया, वजीर और रानी को बेड़ी और हथकड़ी पहनाकर दरबार में उपस्थित करो। गांव के कवि को भी आमंत्रित करो। सेनापति और सिपाही आदेश पाकर चले गए। राजा ने नाई को कहा, जा, तुझे माफ किया, तू आज ही अपने परिवार समेत इस राज को छोड़कर चले जाओ। याद रखो, आज के बाद मुझे नजर मत आना। नाई ने डरते कांपते अपना सामान उठाया और हाथ जोड़कर वहां से भाग गया। जीते जीते ये सब कुछ है, मरने पर राख की ढेरी है। राजा ने वजीर और रानी की करतूत राज दरबार में सबके सामने रखी और उन दोनों को फांसी का आदेश दे दिया।
और कवि कोलू को राजा ने अपना वजीर बना लिया। राजा ने कोलू के कान में धीरे से कहा, कवि कोलू भाई, तुम्हारी कविता ने आज मेरी जान बचा ली है। कवि कोलू हैरान सा होकर देखता रहा और उस राज दरबार का वजीर बन गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।